आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ एसी जनरेटर। ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 12 है, वो चैप्टर नंबर 14 है आपकी बुक का। और इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं वो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसकी वर्किंग है, इसकी डेफिनेशन है, और मज़ीद ये कि इसकी डायग्राम है, और डायग्राम के ऊपर सारी कहानी घूम रही है। और इसकी जो एनिमेशन है ना वो मैं इतना क्लियरली आपको शो नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो निकाली है। इंशाल्लाह वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो पार्ट वहाँ समझाने के लिए होंगे वो मैं आपको समझा भी दूंगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एसी जनरेटर को समझें, तो एसी जनरेटर की जो वर्किंग है उसको समझें, तो उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा मोशनल ईएमएफ का। विदाउट द टॉपिक ऑफ मोशनल ईएमएफ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा समझना कि आखिर एसी जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशनल ईएमएफ से। एक टॉपिक आप चैप्टर नंबर 14 के स्टार्ट में पढ़ा था आपने, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2, अगर आपको याद हो। उसके अंदर हम कहते थे कि अगर हमारे पास एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के साथ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो एक चीज़ हो गई नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 2 इस कंडक्टर में से मैं करंट को गुजार रहा हूँ। जैसे इस कंडक्टर में से करंट आई गुजरता है, तो करंट आई इसमें से गुजरता है। तो बताएं क्या हुआ था, किसी को याद है? जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगती है। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई? 3, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट देंगे तो आपको फोर्स लगेगी। फोर्स का मतलब मोशन है, हरकत में आएगा आपका कॉइल, ठीक है। लेकिन अगर मैं मोशन जो है वो खुद दूँ, करंट में प्रोवाइड ही ना करूँ, मोशन में खुद दूँ, तो अगर आप मूव करवाएंगे किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर वो आपको करंट देगा। इसका मतलब फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ वोल्टेज ही है, ठीक है, और वोल्टेज का ताल्लुक करंट से होता है। तो एक फिनोमेना ये हो गया कि जब करंट गुजरता है तो फोर्स लगती है, यानी कि मोशन लगती है। अब जब आप मोशन करवाते हैं, मतलब इसको मैं मूव करवाऊंगा अपने हाथ से पकड़ के, मैं इस कंडक्टर को लेफ्ट एंड राइट आगे या पीछे मूव करवाऊँ, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक करंट जनरेट होने लग जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, इसके चार्ज जो है वो मूव करने लग जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो जनरली जब वो मूव करने लगता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और फैराडे ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है वो, अगर कोई कॉइल आ जाए मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, वो मूव करने लग जाए, रिलेटिव मोशन हो जाए, तो वहाँ पर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम फिनोमेना है। मोशनल ईएमएफ आपकी क्या है? इफ़ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कंडक्टर, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी इसके दोनों एंड के ऊपर प्लस माइनस के साथ। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसको मोशनल ईएमएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोशन की वजह से क्रिएट होती है। अब हमने इसका जो डेरिवेशनल वर्क है वो देखना है। तो डेरिवेशनल वर्क के लिए सबसे पहले हमें कंसिडर करना होगा एक अदद कंडक्टर, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ सपोज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके अंदर जो है मेरे पास एक कंडक्टर मौजूद है। इस कंडक्टर के दो एंड को मैंने ए और बी कह दिया, और ये जो लेंथ है इस कंडक्टर की वो एल है, ठीक है, जो टोटल लेंथ है कंडक्टर की। और जैसे ही मैं इसको मूव करवाऊंगा विद वेलोसिटी वी, आगे या पीछे विद वेलोसिटी वी के साथ मूव करवाऊंगा, तो फोर्स जो है वो लगेगी किसके ऊपर? जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मौजूद है उनके ऊपर। और फोर्स का फार्मूला है जो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो लगा होगा, वो फोर्स का फार्मूला क्या होगा? एफ इज इक्वल टू ई वी वी साइन थीटा। ये आपको याद हो पहला फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था। और अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारा चार्ज मौजूद है, तो फिर फोर्स का फार्मूला हो जाएगा क्यू वी वी साइन ऑफ। तो ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1, कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही होगी वो होगी क्यू वी वी साइन थीटा। अब क्योंकि हम मोशनल ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, और ईएमएफ कहते हैं वोल्टेजेस को, हम वोल्टेजेस निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोल्टेजेस के लिए हमें यूज़ करना होगा एक फिनोमेना, अगर आपको याद हो
कि वोल्टेजेस का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या था कि जो वोल्टेजेस होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, वर्क डन अपॉन चार्ज के, कितना चार्ज मूव कर रहा है वर्क की वजह से, यानी कि वर्क डन वो जो मैं मूव करवा रहा हूँ फोर्स लगा के आपके कंडक्टर को, उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, सारा चार्ज मूव कर रहा होगा, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज जो है वो वोल्ट की फॉर्मेट में रिस्टोर हो जाता है। इसको वोल्टेज को आप ईएमएफ भी बोल सकते हैं, सेम होता है। तो इसका फार्मूला भी वर्क अपॉन चार्ज ही होता है, ठीक है। और राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि किस डायरेक्शन का करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए हमें वही तीन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी होगी, एक ये वाली लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। थर्ड वाली ये बाहर की तरफ है जो मैं शो नहीं कर सकता। अगर ये डायरेक्शन जो है वो बी की है और ये डायरेक्शन जो है वो फोर्स की है, मैं इस तरह मूव करवा रहा हूँ कंडक्टर को, तो ये डायरेक्शन करंट की होगी, इसका मतलब पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। और अगर जो है मैं फोर्स उस तरफ लेके जाऊँ, उस तरफ लगाऊंगा, तो करंट फिर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो हमने दिए थे उससे हम दे रहे हैं कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, डिपेंड करता है फोर्स कैसे लगा रहे हैं, कॉइल को मूव कैसे करवा रहे हैं, कॉइल को आप इस तरफ मूव करवा रहे हैं या फिर कॉइल को उस तरफ मूव करवा रहे हैं। ये मान लेते हैं पॉजिटिव के लिए, ये मान लेते हैं नेगेटिव के लिए, ठीक है जी। तो अब जो है हम जब बात करने के लिए जा रहे हैं किसकी, कि हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का फार्मूला है, वो वोल्टेज होता है। आप उसको ईएमएफ कहना चाहे ईएमएफ के लिए, आप उसको वोल्टेज कहना चाहे वोल्टेज के लिए। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इमोशनल ईएमएफ, वो बराबर होगी किसके, वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा, वर्क का क्या फार्मूला होता है, एफ डी। तो फोर्स की जगह एफ आ गई और डिस्टेंस की जगह मैंने लेंथ लिख लिया, क्योंकि चार्ज कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी लेंथ है उससे ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर नहीं कर सकते ना, जितनी लेंथ है उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। बाकी फोर्स का फार्मूला भी तो अभी आपने निकाला हुआ है, क्या है, क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्यू और लेंथ एज इट इज, ठीक है। क्यू से अगर मैं क्यू को कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास ईएमएफ का फार्मूला क्या आ जाएगा, मेरे पास फार्मूला हो जाएगा वी वी, एल को पहले लिख देते हैं, एल साइन ऑफ थीटा, वेयर वी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, जिस स्पीड से मैं मूव करवा रहा हूँ। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। और थीटा किस एंगल से वो मूव हो रहा है। ये आपका मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है जो ड्राइव हो जाता है यहाँ पर, ठीक है जी, क्लियर है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एसी जनरेटर की जो वर्किंग है उसको समझेंगे कि किस तरह जो मोशनल ईएमएफ है वो एसी जनरेटर के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर की डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो मोशन हो रही है, मोशन की वजह से, हरकत की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर देखा होगा जो आपके साहिल समंदर है, साहिल समंदर के पास इस तरह के कोई टरबाइन लगाए हुए थे उन्होंने, तो विंड टरबाइन कहते हैं, इस तरह कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वो जो है वो मूव कर रहे होते हैं, इस तरह कनेक्टेड हो, और ये जो है ना वो रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लगाए हुए होते हैं, ये जो आपने टरबाइन क्यों लगाए हुए होते हैं। इसी तरह आप कहते हैं डैम बनाए, डैम से क्या होता है, आपका जो वाटर है उसका लेवल, वाटर को हाई कर देते हैं, काफ़ी लेवल वाटर को, फिर अचानक से उसे रिलीज़ करते हैं। जब रिलीज़ करते हैं पानी आके जब नीचे गिरता है, जब वो गिर रहा होता है उस ड्यूरेशन में नीचे अगर कहीं पर टरबाइन हमने लगाया हुआ है तो वो टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन घूमने लग जाएगा। तो इन दैट केस भी हम क्या करें, मोशन करवा रहे हैं। तो मोशन को हम इलेक्ट्रिसिटी में क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका आम जनरेटर जो है ना, जो घरों में जनरेटर लगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप फ्यूल डालते हैं, ठीक है। उस जनरेटर में आप क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं। जी जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही टरबाइन लगाए जाते हैं। वो जब फ्यूल डालते हैं ना, वो फ्यूल फ्यूल क्या करती है, वो घुमाती है। जिस तरह बाइक में आप फ्यूल डालते हैं तो टायर घूमता है ना आपका, इस तरह जब आप फ्यूल जनरेटर में डालते हैं तो उससे कॉइल घूमता है आपका, कॉइल को रोटेट कराना होता है। उस कॉइल की रोटेशन से मोशन होती है, मोशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जहाँ पर भी हम जनरेटर की बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा जी,
अब अगर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये कैसे कर रहा है? तो ये कर ऐसे रहा है कि माइकल फैराडे ने हमें कहा था, जब भी रिलेटिव मोशन होगी, रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है या तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव हो या आपका कॉइल मूव हो, इसको रिलेटिव मोशन तो कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइल था, आपको याद हो, उस कॉइल के पास हम लेकर आए थे एक मैग्नेट को, तो उस मैग्नेट के लाने से क्या हुआ था? मैग्नेट के लाने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई थी ना, ये माइकल फैराडे ने कहा था। और अगर मैं इस कॉइल को मूव करवाने लग जाऊं, यानी कि कॉइल को आगे पीछे करने लग जाऊं, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती। तो या तो आप मैग्नेट को मूव करवाएं या आप कॉइल को मूव करवाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं कॉइल को मूव करवा के मैग्नेट के अराउंड ईएमएफ को जनरेट कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई? तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो उसका लॉ था, ठीक है, कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड देन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। अब अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसके एसेंशियल पार्ट की, ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो कुछ ये हैं। इसके अंदर लगे होते हैं स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, एक अदद होता है आर्मेचर जिसको हम कॉइल बोल देते हैं। यहाँ पे दो आर्मेचर होंगे, एक ही, और ये एक ही आर्मेचर कहलाता है, पूरा कॉइल जो आर्मेचर कहलाता है, आर्मेचर होगा। और ये आपके स्लिप रिंग यहाँ पर लगे हुए होंगे, स्लिप रिंग, और यहाँ पे कार्बन के ब्रशेज लगे हुए ठीक है। ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको वीडियो के अंदर और एक्सप्लेन हो जाएगी, और किस तरह ये वर्क करता है वो भी आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब जो है वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो देख लेते हैं पहले। लास्ट स्टेटमेंट सर, अपनी लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दें। और वो मैंने लास्ट क्या कहा था, मैं तो खुद भूल गया। हाँ, जब भी रिलेटिव मोशन होगी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोबारा से इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपने कंस्ट्रक्शन अब डायग्राम के अंदर और वीडियो के अंदर डिटेल में समझ ली होगी कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एसी जनरेटर बनाने के लिए, वो हमारे पास एक अदद जो है वो आपका मैग्नेट होगा, फील्ड मैग्नेट है, उसको रेडियल इसलिए रखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो, फोकस ज़्यादा जो है वो कॉइल के ऊपर हो उसका। दूसरा जो है वो आपको नज़र आ रहा है एक अदद आर्मेचर। आर्मेचर ये किसे कह रहे हैं? ये जो आपके पास ये है, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। जो कॉयल है एक्चुअल में आर्मेचर है। और ये एक टर्न ज़रूरी नहीं कि एक टर्न हो, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी जो स्लिपरिंग है वो कॉयल को ट्विस्ट होने से रोकने के लिए है, और कार्बन के जो ब्रिशेज हैं ये आउटपुट को हासिल करने के लिए, ताकि यहाँ से हम आउटपुट हासिल करें। और लोड कनेक्ट हुआ हुआ है, मतलब गैल्वानोमीटर कनेक्ट हुआ हुआ है, जिससे हम आउटपुट ले रहे होंगे। अच्छा, आउटपुट किस तरह की मिलेगी ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्यों कह रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, सारी बातें इसलिए हो रही है कि देखें, अगर मैं, मेरे पास ये कॉयल है, जैसे इसने कहा था ना हाफ को पिंक कर दें हाफ को ब्लू कर दें, तो देखिए ये मेरे पास एक कॉयल है, ये आधा कॉयल मैंने बनाया है, ठीक है। और बाकी का आधा कॉयल जो है मैं किसी और कलर से बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने बाकी का आधा कॉयल जो है वो इस कलर से बना दिया, कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखें ये जो कॉयल मैंने बनाया है, यहाँ से सपोज कर हम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो कॉयल जो है, अगर ये रोटेट कर रहा है, तो ये वाला कॉयल अगर सपोज करो ऊपर की तरफ आ रहा है, यूँ मूव कर रहा है, इस तरह मूव करवा रहा है इस वाले कॉयल, ठीक है, ये वाला कॉयल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ये वाला कॉयल कहाँ मूव कर रहा होगा भाई? क्या ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा? नहीं, उस टाइम पे ये वाला कॉयल जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि रोटेशन हो रही है ना, तो अपोजिट एंड्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये ऊपर मूव करेगा तो ये वाला कॉयल नीचे मूव करेगा। तो इस वाले कॉयल में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट हम इससे निकाल लेते हैं कि अगर ये इस तरह मूव करे तो करंट भी सपोज करो इस तरह मूव करे, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह है। तो इसका वेला कॉयल अगर नीचे मूव कर रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। तो आपका करंट यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आपको हासिल होगा जब ये रोटेट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव साइकिल आपको रिसीव होगी ड्यूरेशन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। अब आगे क्या होगा? अब देखो ये जो साइड है ये इधर चली गई, और ये वाली साइड जो है वो इधर आ गई। तो यानी कि रेड वाली साइड जो है वो इधर आ गई है, जब ये रोटेट हो गया ये वाली साइड इधर आ गई। और
जो आपके पास ब्लू वाली साइड है, जो ब्लू वाली साइड है वो इधर आ गई, अगले हाफ में वाली साइड जो है वो इधर आ गई, ठीक है। ऐसा ही हुआ है, ब्लू वाली साइड इधर आ गई, वो वाली साइड इधर आ गई। अब अगर ऐसा हुआ है तो अब देखिए होगा ये, जो आपका जो ये वाली साइड है जिसको मैं रेड वाली साइड कर रहा हूँ, इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो करने लग गया और इस वाली साइड में नीचे की तरफ करंट फ्लो करने लग गया। इनके जगह चेंज करने से इनके अंदर करंट का जो फ्लो है वो उल्टा हो गया और उसकी वजह से इनके करंट के फ्लो के उल्टे हो जाने की वजह से जो वेव जनरेट हुई अगली वो फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ हुई। यानी कि पहली वेव जो है वो पॉजिटिव जनरेट हुई और अगली रोटेशन के बाद जो वेव जनरेट होगी वो नेगेटिव होगी। अगेन दोबारा से ये वाला कॉइल इधर चलेगा, ये वाला इधर, दोबारा से पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी जो वेव्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, डायरेक्ट करंट नहीं, ऑल्टरनेटिंग। इसलिए इसलिए कह रहे हैं कि जगह तो वही है ना, स्लिप रिंग से ही आपको वोल्टेजेस मिल रहे, कोई स्लिप रिंग तो चेंज नहीं हुई, वोल्टेजेस तो वहीं से मिल रहे, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो रही है हर बार। तो इसीलिए जो है एक बार पॉजिटिव और दूसरी बार नेगेटिव जो साइकिल है हमें वो रिसीव हो रही है। और इस करंट को हमने किस करंट क्या नाम दिया था, अल्टरनेटिंग करंट, तो इसलिए ये एसी जनरेटर कहलाता है। तो स्लिप रिंग अगर लगी हुई हो तो आपका जनरेटर जो है वो एसी जनरेटर होता है। क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग में ऑलरेडी आपको वीडियो में भी दिखा चुका हूँ और अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए इसके अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ। देखिए पहले जो है वो कॉइल 0 डिग्री के एंगल को, ठीक है, और 0 डिग्री से वो जब पूरा ऊपर की तरफ चले जाएगा कॉइल रोटेट होके, इमेजिन करें आपके आपके सामने रजिस्टर पड़ा हुआ है ना, आप रजिस्टर को ज़मीन पे रखे हुए हैं तो आपने 0 डिग्री पे रखा हुआ है, अब उसको खड़ा करके रखें। जैसे आप रजिस्टर को खड़ा करके रखेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 90 में साइनोसाइडल वेव जो है वो अपर जनरेट हो रही होती है, बढ़ रहा होता है। फिर जब वो दोबारा पैरेलल हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो पैरेलल में आप आपको मालूम है पैरेलल में 0 करंट मिलता है, 90 में मैक्सिमम करंट मिलता है, हमने टॉर्क के अंदर पढ़ा था, टॉर्क प्रोड्यूस होना कॉइल। तो ऊपर से अब वो वापसी नीचे की तरफ आएगा। तो जब 90 से आप 180 पे जाएंगे, यानी कि दोबारा ज़मीन पे रखेंगे रजिस्टर को, लेकिन उल्टा करके। पहले रजिस्टर आपका सीधा पड़ा हुआ था, फिर आपने उसको खड़ा कर दिया 90 डिग्री, फिर दोबारा आपने उसको उल्टा करके रख दिया, जब उल्टा करके रख दिया तो एंगल हो गया 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री में आपको पॉजिटिव वेव मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर वी कंसीडर द रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली प्लेन कॉइल इज एट वर्टिकल टू मैग्नेटिक फील्ड, then the induced EMF will be zero. Now the coil start to rotate clockwise, then हम मान लेते हैं clockwise rotate करा रहे हैं, आपकी मर्जी है क्लॉक करें एंटी क्लॉक करें, क्या फ़र्क पड़ता है, घुमाना तो है। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ अ कॉइल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के दौरान जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ भी जो है वो इंक्रीज होगी, तो बढ़ती हुई नजर आएगी। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ 90 to 180 रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो ईएमएफ क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये वाला साइड, ये वाली साइड हो गई। अब क्योंकि कॉयल ने अपनी जगह जो है वो चेंज कर ली, मीन्स कहने का ये है कि जो पिंक वाला कॉयल था या जो भी कलर मैंने बनाए थे वो उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली है। नेक्स्ट टाइम जो साइकिल जनरेट होगी फिर वो रिवर्स होगी, लेकिन होगी वही। वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 90, 90 से 180, फिर 180 से होगी 270 और फिर 270 से 360। तो कॉयल वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि जीरो पे आ जाएगा। फिर दोबारा से यही रोटेशन होगी तो फिर अगली साइनोसाइडल वेव जनरेट होगी। इसी तरह सो ऑन आपकी साइनोसाइडल वेव जनरेट होती रहेगी। क्लियर है ये चीज़? अब हमें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ड्राइव करनी है। मैथमेटिकली हमें देखना है कि इसका फार्मूला क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी उसका फार्मूला क्या होगा, और ये रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें रोटेशन से ही फार्मूला ड्राइव करना होगा और रोटेशनल इफेक्ट भी यहाँ पर लेकर आना होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं इसकी डेरिवेशनल वर्क की तरफ। डेरिवेशनल वर्क के अंदर सबसे पहले तो आप कंसीडर कर लें कि आपके पास एक अदद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर n नंबर ऑफ लूप का एक कॉयल जिसका एरिया ए है वो आपने रखा हुआ है, जो डायग्राम जो है वो आपने शुरू में बनाई थी। जैसे कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है वो इसके अंदर एक कॉयल रखा हुआ है, आर्मेचर रखा हुआ है जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब एक कॉयल नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉयल हैं, बंच ऑफ कॉइल्स यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये कॉयल होगी और इसके n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, और इसको मैं यहाँ से फिक्स करके, यहाँ से फिक्स करके, इस पॉइंट से जैसे टॉर्क के अंदर किया था यहाँ से फिक्स करके मैं घुमा रहा हूँ।
ये मैं लगा देता हूँ उसके साथ ये, और इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, खुद हाथ से घुमा रहा हूँ, मोशनल ईएमएफ है। वैसे तो हम इसको किसी और एनर्जी से घुमाते हैं, लेकिन अभी मान लेते हैं कि मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ, मोशन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अच्छा, हम जानते हैं कि जब ये मूव करेगा, ये जो मूव करेगा आपका कॉइल, तो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा हो रहा होगा कि दो दो कंडक्टर मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। एक कंडक्टर ये हो गया, ये वाला, ठीक है, और एक कंडक्टर ये हो गया, ये वाला। तो जिसको आप कह रहे हो ना कि कॉइल मूव कर रहा है, उसको मैं कह रहा हूँ कि दो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। और अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, तो उसके ऊपर जो ईएमएफ है उसका फार्मूला क्या होता है? ईएमएफ बराबर होती है, अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था, वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ये एक का है, इस वाले कंडक्टर का फार्मूला है, लेकिन ये भी तो वही कंडक्टर है, इसकी भी तो लेंथ वही है, ये भी तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये भी तो उसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो इसका मतलब प्लस करेंगे दूसरे कंडक्टर को वेलोसिटी वी एल साइन ऑफ थीटा। तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों को जमा करके? 2 वेलोसिटी वी एल साइन ऑफ थीटा। ये हो गया। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास मौजूद है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू एन वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, बी जो है वो वेलोसिटी, एल जो है लेंथ है, ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है, जो कि यहाँ पे भी कहीं नहीं आ रही है। एंगुलर स्पीड हम थीटा से लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं? ये देखो, अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है थीटा अपॉन टाइम, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू निकालूँ तो टी को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा डब्ल्यू टी इज इक्वल टू थीटा। तो मैं यहाँ इसको और इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ई एम एफ इज इक्वल टू एन वी वी एल साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि इस डेरिवेशन, ये मेरा आंसर हो सकता था ना, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है, यहाँ पर ये वेलोसिटी, और ये लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का ताल्लुक होता है लीनियर मोशन से। यहाँ पर गाड़ी तो है नहीं कि गाड़ी का टायर जो है वो रोटेट होगा और उसके रोटेट होने से गाड़ी जो है वो आगे जाएगी, तो मैं लीनियर वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट करूँ। यहाँ पर तो भाई जनरेटर के अंदर कॉइल रोटेट होगा, उससे जनरेटर आगे नहीं भाग जाएगा, वो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हम बढ़ाएंगे, उससे स्पीड बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होगा। एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो टॉपिक था, अगर आपको याद हो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, एक टॉपिक हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, जिसके पेपर वगैरह आपने नहीं दिए तो शायद इतना अच्छा याद भी ना हो। तो वो जो आपका टॉपिक था उसके अंदर हम रिलेट करते थे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ को। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता था रेडियस, क्योंकि रेडियस ही रिलेट करवाता था। तो ज़रा रेडियस पता कर दें कितना है। अगर ये रोटेट हो रहा है कॉइल इस तरह, तो देखो सर्कुलर मोशन इस तरह हो रही होगी, सर्कुलर मोशन हो रही होगी। तो अगर सर्कुलर मोशन इस तरह हो रही होगी तो ये उस सर्कुलर मोशन का डायमीटर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रेथ है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ अ कॉइल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेथ ऑफ अ कॉइल है। तो बताएं रेडियस क्या होगा अगर सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, इसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है ना, और ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा सर्किल का? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बी है, ब्रेथ है, तो रेडियस इसका आधा होगा। तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका रेडियस है। रेडियस लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रेडियस ही लिंक करवाएगा लीनियर और एंगुलर रिलेशन को। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है? आगे मज़ीद हम क्या करेंगे, आगे देखिए, हमने एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन है ना, उसको यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया कि हमें वेलोसिटी को यहाँ से रिमूव करना है। वेलोसिटी हम नहीं चाहते। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है किसके, आर ओमेगा के। ये हम ऐसे जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने ये पढ़ा था फर्स्ट ईयर फिजिक्स में।
तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी b/2 इंटू ओमेगा। b/2 क्यों रख दिया? क्योंकि रेडियस b/2 के बराबर था। अब हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ज़रा इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 आई थी EMF इज इक्वल टू 2VBL, और एन भी था उसमें, एन चलो शुरू में तो मैं यहाँ लगा देता हूँ एन साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो v आ रहा है, इस v की जगह मैं ये b/2 ओमेगा रखने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें, EMF इज इक्वल टू 2v की जगह b/2 ओमेगा कैपिटल B L N साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है जी। 2 से 2 मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। इसके अलावा मजीद मैं ये भी कर सकता हूँ, EMF इज इक्वल टू एन को पहले लिख देता हूँ, फिर मैं, अल्लाह आपका भला करे, ब्रेथ और लेंथ को एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको W और V लिख के दिखा देता हूँ, और साइन ओमेगा टी एज इट इज। यहाँ पर आप नोटिस करें ब्रेथ इंटू लेंथ आ रहा है। ब्रेथ इंटू लेंथ किसके बराबर होता है? एरिया के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ NAWV साइन ऑफ ओमेगा टी बोल लो या थीटा बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद करने के लिए फार्मूला आसान हो गया कि नवाब बन गया, NAWB नवाब साइन थीटा, ठीक है, या साइन WT, एक ही बात है। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, इफ़ WT जो है वो ज़ीरो हो जाए तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी भाई, सीधी सी बात है। EMF जो आपकी ज़ीरो होगी, इसका मतलब कॉइल अगर पैरेलल है तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी। जब कॉइल 90 डिग्री पे जाएगा ना, तब मैक्सिमम EMF जनरेट होगी 0 से 90 पे। कैसे जनरेट होगी? क्योंकि साइन 91 के बराबर होता है, उसका मतलब होता है मैक्सिमम। तो अगर मैं मैक्सिमम जनरेट करवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए EMF बराबर हो जाएगी NAWB, और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 1। तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ लिख सकता हूँ NAWB। क्यों मैक्सिमम? भाई इसलिए मैक्सिमम के साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। आपने अगर साइन थीटा की जगह 1 रख दिया, और ये कब होता है? 90 पे। तो अगर आपका जो WT है, या फिर मैं ये कह लूँ कि जो थीटा है, अगर वो 90 डिग्री है, तो आपका जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम जनरेट होगा। यहाँ पे सब साइन WT या साइन थीटा नहीं आएगा, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को अगर हम उठा के ऊपर पुट कर दें तो हम ये भी बोल सकते हैं फिर EMF बराबर हो जाएगी, इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? Emax रख सकता हूँ। तो EMF बराबर हो जाएगी Emax इंटू साइन थीटा, क्योंकि Emax के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप Emax लिखें तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर ये सारे आपके आंसर हैं। तो यहाँ पर आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया EMF का, और ये जो है वो AC जनरेटर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि जो आपका ओमेगा है वो बराबर होता है किसके? थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पूरी एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो थीटा कितना हो जाता है? 2 पाई हो जाता है, और टी कितना हो जाता है? कैपिटल टी हो जाता है। कैपिटल टी को अगर उठा के मैं ऊपर लिया हूँ तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, क्योंकि टाइम पीरियड जब ऊपर आता है तो फ्रीक्वेंसी बन जाता है। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो वो बराबर होगी ओमेगा इंटू 2 पाई के। और फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है कि जैसे कि आप देखते हैं ना, साइनोसाइडल वेव बन रही है, इस तरह वेव बन रही है, ठीक है। तो अगर एक वेव जो है वो आपको मिल रही है 1 सेकंड में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव 1 सेकंड में मिल रही है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। 2 वेव मिल रही है तो 2 हर्ट्ज है। 3 वेव मिल रही है तो 3 हर्ट्ज है। 4 वेव मिल रही है तो 4 हर्ट्ज है। तो जो कितनी साइकिल्स आपको मिल रही है 1 सेकंड में, वो हर्ट्ज जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। अक्सर आप जानते हैं, अगर आप नोटिस करें, अगर आपने जानने की कोशिश करी हो, तो कहते हैं कि जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब मालूम है क्या है? और जो बाहर मुल्कों में आती है शायद उसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज होती है या उससे कम होती है। इसका मतलब ये है कि 50 साइकिल 1 सेकंड में AC की आपको मिल रही होती है। इतनी फास्ट जो है वो इसकी जो अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है, या फिर जनरली हम कहें अप एंड डाउन मूवमेंट जो हो रही होती है, वो इतनी फास्ट हो रही होती है कि 50 साइकिल आपको 1 सेकंड में मिल रही होती है। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर रिलेशन बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है सारी चीज़ें?
क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलने वाले हैं। अच्छा ये अब इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल जो है हमारे पास जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, न्यूमेरिकल नंबर 14.14, ठीक है। 90 एंगल पर ईएमएफ जीरो होगा। 90 एंगल पे बेटा मैक्सिमम होगा ईएमएफ जीरो। अगर कॉइल जीरो रखा गया तो उस वक्त जीरो ईएमएफ होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है। फिर जब कॉइल वापसी नीचे आता है तो वो फिर मिनिमम वैल्यू पे चले आता है। फिर जब दूसरी साइड कॉइल जाता है तो वो नेगेटिव के मैक्सिमम पे जाता है, और फिर जब वापसी आता है तो यानी कि 90 पे मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज 90 पे मिलते हैं, 0 डिग्री के ऊपर 0 वोल्टेज मिलते हैं। अच्छा जी, अब जो है न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो इस न्यूमेरिकल का डेटा बनाना है हमें। डेटा के अंदर सबसे पहले हमें कह रहा है कि 100 टर्न्स, टर्न्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 100 हो गया मेरे पास। ये जनरेटर का सवाल है, इससे पता चलता है कि एसी जनरेटर वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हैज़ एन एरिया ऑफ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया को हम कहते हैं ए, और ये है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर स्क्वायर होती है, तो उसको डिवाइड करना होगा किससे, 100 से या फिर 10,000 से। रीज़न क्या होता था 10,000 से डिवाइड करने का, क्योंकि मीटर पे स्क्वायर है तो सेंटी भी 2 मरतबा होगा। एक सेंटी को हटाने के लिए 100 लेते हैं, 2 के लिए 10,000। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। मज़ीद आपसे कहता है कि जो हाउ फास्ट मस्ट द कॉयल रोटेट, हाउ फास्ट कितनी तेज़ वो घूम रहा होगा। इसमें जो रोटेशन हो रही है कॉयल की उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है आपने। और इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज, जो वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं वो मैक्सिमम जनरेट हो रहे हैं, और मैक्सिमम वोल्टेज वाला यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। इसका मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मैक्सिमम वोल्टेज 0 से 90 पे ले जाने पे प्रोड्यूस होते हैं, तो 0 से 90 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज 150 जनरेट करवाने, बस ये आपका डेटा है। एरिया नहीं दिया, एरिया दिया तो है, डब्ल्यू भी दिया एन। नवाब बी मैग्नेटिक फील्ड का है, सॉरी बी मैं लिखना भूल गया। बी इज इक्वल टू 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी भी दी हुई है, ठीक है। अब आपके लिए कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए सवाल में। जो आपका फार्मूला है वो क्या है कि ई मैक्स का फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होता है साइन थीटा नहीं आता, तो ई मैक्स बराबर होता है एन ए डब्ल्यू बी। नवाब साइन थीटा नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मुझे ओमेगा चाहिए तो मैं बाकी की वैल्यू को डिवाइड में भेज देता हूँ, तो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा ई मैक्स डिवाइडेड बाय एन ए बी। सारी वैल्यूज हमें पता है, तो ज़रा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू ई मैक्स कितना है 150 डिवाइडेड बाय एन कितना है, एन कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², 0.06। तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि एंगुलर स्पीड जो होती है वो उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है, लेकिन इसको हम रेवोल्यूशन पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। उसके लिए क्या करना होगा वो मुझे आप बताएं, और इसका आंसर आप मुझे बताएं। 500 कश्यप कह रही है कि 500 यहाँ से देख के बता दें। अब ये बताएं रेवोल्यूशन पर सेकेंड में क्या होगा। ये तो चले 500 सामने भी लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड कैसे निकालेंगे। देखें, अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात की जाए ना, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आप जानते हैं कि 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा अगर 1 रेवोल्यूशन कर रहा है और उसको कन्वर्ट करना है आपने रेडियन में, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई से, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको उल्टा करना है, आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेवोल्यूशन में, तो अब वही जो 2 पाई है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियन को अगर आपने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो आप 2 पाई से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे।
तो ज़रा 2 पाई से डिवाइड करके बताएं आंसर क्या आ रहा है 500 को। तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसका यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आंसर आ गया 79.57। अच्छा, अगर हम आपसे को रेवोल्यूशन पर मिनट में करें तो क्या होगा? तो रेवोल्यूशन पर मिनट में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, तो ये चले जाएगा मिनट में। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो आपसे कहेगा तो आप करेंगे। मतलब आपने जो यूनिट्स हैं वो रेडियन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड में लाके छोड़ देनी है। लेकिन अगर सवाल में उसने कहा है कि नहीं, कन्वर्ट योर आंसर इनटू रेवोल्यूशन पर मिनट, तो फिर आप इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सेकंड क्योंकि नीचे आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करा है, वरना जनरली डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए चले अगले न्यूमेरिकल की तरफ। क्लियर है ये चीज़? अगला जो न्यूमेरिकल है वो है आपका द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है भाई? इसने बताया नहीं, फ्लक्स डेंसिटी बी खुद कह दिया, फ्लक्स डेंसिटी बी बल्कि बता तो दिया। तो बी जो है वो कितना है, वो है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, उसको अपवर्ड यानी कि 90 डिग्री है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन अ वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.05 मीटर है। परपेंडिकुलर टू बी व्हेन इट इज मूव अक्रॉस द फील्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि कहता है कि 90 डिग्री से मूव करवा के मैं 60 डिग्री पे लेके गया हूँ। तो उसने कितना मूव करा है? उसने 30 डिग्री मूव करा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री देखना होगा, इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी जितना उसने मूव करा है। कितने एंगल पे रखा हुआ है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है ईएमएफ। मूवमेंट ही नहीं हो तो ईएमएफ थोड़ी प्रोड्यूस होगी। तो उसने 90 से 60 के दरमियान मूव करा है, तो 30 डिग्री आप एंगल लेंगे। और कहता है कि जो आपकी स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वो है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मसला ये जो सेंटी है इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये जो सवाल हो गया ये आपका किसका हो गया? मोशनल ईएमएफ का हो गया। और मोशनल ईएमएफ के अंदर जनरेटर का तो नहीं है ना, मोशनल ईएमएफ का सवाल है। कॉइल को मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक कंडक्टर को, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, वोल्टेज कह लो, ईएमएफ कह लो। ईएमएफ इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था? वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो ईएमएफ आपके पास हो गई, वी कितना है? 1, बी कितना है? 0.5, एल कितना है? 0.05, और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। कैलकुलेटर में तमाम वैल्यूज़ को आप पुट करें, आपके पास आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो वोल्ट में होगा। यहाँ से देख के ना बता दी का पता नहीं सही है गलत। नोट्स में 100 मीटर पर सेकेंड है, अबीरा कह रही हैं। ठीक है, अगर वो मीटर पर सेकेंड नोट्स में है तो फिर उसी हिसाब से आंसर आएगा। आपका आंसर 1.25 आएगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है सेंटीमीटर में है, तो भैया फिर मेरा आंसर इस हिसाब से आएगा। फ़र्क थोड़ी पड़ता है, देखो मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूमेरिकल सॉल्व तो ऐसे ही होगा ना भाई। मैं तो अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से अपना आंसर जो सामने लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ। जैसे माइन खान ने आंसर बता दिया 0.0125, तो ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आंसर ये नहीं होगा, फिर ये होगा, हो सकता है आंसर 1.25 हो जाएगा वोल्ट। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आई बात? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रैंडम एरर्स हो सकते हैं, हो सकता है नोट्स के अंदर अलग है, मेरे पास अलग है, और पेपर में अलग ही आ जाए। तो मेथड तो यही रहेगा, मेथड आपने कैप्चर करना है असल। ठीक है जी, क्लियर है? अब कोई सवाल वगैरह हैं आपके?
इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा है तो वो आप लोग कर सकते हैं, जिसके अंदर शामिल है आपका एसी जनरेटर, मोशनल ईएमएफ और इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। और एक ईयर के अंदर आपका सवाल आया हुआ था, न्यूमेरिकल आया हुआ था, उसके अंदर जो है उसने शायद मैक्सिमम वोल्टेज पूछे थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो वो मैं आपसे सवाल करता हूँ अभी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल वगैरह है आज के टॉपिक से रिलेटेड? नहीं है